दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2019 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस बार टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 5 सारे के सारे PD के क्वेश्चन हैं एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्सट्रीमल पे बेस्ड थे, यानी कि जो आपने लैप्लास इक्वेशन वगैरह पढ़ी है, पॉइसन इक्वेशन वगैरह पढ़ी है, तो आप उनको कभी कभी सॉल्व करते हो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के एप्लीकेशन थे, जहाँ पर आप रिले रेट्स मेथड वगैरह पढ़ते हो और कुछ डिरिचलेट प्रिंसिपल वगैरह पढ़ते हो। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वाले टॉपिक में, तो उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके पार्ट बी के थे जो 3 मार्क्स के, एंड 3 क्वेश्चन आपके 4.75 मार्क्स के जो पार्ट सी के थे। वीटेज था इस बार टोटल 20.25। क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ के गए हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बाकी कोई और इशू किसी भी क्वेश्चन में नहीं बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन Pxy, कैपिटल Pxy del 2u by del x2 प्लस e पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर del 2u by del x del y प्लस qxy del 2u by del y2 प्लस e पावर 2x del u by del x plus e power y del u by del y is equal to 0. Where P and Q are polynomial in 2 variable with a real coefficient, then which of the following is true for all choices of P and Q? So basically they are asking the classification of the second order partial differential equation. So we can make use of the b square minus 4ac term. If this is positive, then the nature is hyperbolic. If it is 0, nature is parabolic. If it is less than 0, nature is elliptic. So b square, where b represent the coefficient of d2y by dx dy terms, a represent the coefficient of d2u upon dx2 term, c represent the coefficient of d2u upon dy2 term, and this b represent coefficient of d2u upon dx dy term. So it will be e power 2 times x square plus y square minus 4 times p into q. Now this p and q both are polynomial in 2 variable. 2 variable means x and y में ये दोनों polynomial है, and this is my exponential function. So अब ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि after certain values of x and y, the growth of exponential function is bigger than the growth of polynomial. So it will move faster than the polynomial. So after a certain stage, this e power 2x square plus y square will cross the function pq. This will imply there must exist some r positive such that this e power 2x square plus y square minus 4pq is bigger than 0 for every x comma y, for every x comma y, such that x square, one second, x square plus y square bigger than r. So this we will be getting by using the growth of the exponential function. So this quantity is going to positive after this r. So after this r, this PD will represent hyperbolic. So this is hyperbolic if this condition is satisfied. Option A, there exists r positive such that the PD is elliptic in x comma y belongs to r2 such that x square plus y square is bigger than r. अगर आप bigger than r से सारे के सारे टर्म लोगे तो डेफिनेटली इसका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा ही होने वाला है। तो अगर आपने r एग्जिस्ट कराया उसके बाद हमेशा ये जो टर्म है ये इससे बिगर हो जाएगा, बिकॉज द ग्रोथ ऑफ एक्सपोनेंशियल इज बिगर देन द ग्रोथ ऑफ पोलिनोमियल. सो ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल क्योंकि एलिप्टिक बोल रहा है. ऑप्शन बी इज ट्रू, इट इज सेइंग हाइपरबोलिक. ऑप्शन सी, देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट द पीडी इज पैराबोलिक in x, y in R2 such that x square plus y square is bigger than r. तो क्या किसी भी एक r के बाद ये क्वांटिटी कभी जीरो हो जाएगी? ये क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होगी. अगर ये क्वांटिटी जीरो हो गई तो आपका जो एक्सपोनेंशियल का ग्रोथ है और वो पोलिनोमियल का ग्रोथ है वो हमेशा सेम हो जाएगा. बट दिस इज नॉट पॉसिबल. इसका जो ग्रोथ है वो हमेशा स्ट्रिक्टली बिगर रहता है आफ्टर सर्टेन स्टेज. सिमिलरली ऑप्शन डी भी आपका फॉल्स हो जाएगा. ऑप्शन डी में बोला है देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट द पीडी इज हाइपरबोलिक इन x, y सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन आर. यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन आर किसी एक
सर्कल के इंटीरियर में ये हमेशा आपका हाइपरबोलिक हो जाएगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप हमेशा x और y से पिक कर सकते हैं कि इस वैल्यू को आप लेस देन 0 या इक्वल टू 0 या बिगर देन 0 बना पाओ उस सर्कल में, लेकिन हर एक x y के लिए ट्रू नहीं होगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। This is simple application of the growth of polynomial and exponential function. Question number 2. Let U be the unique solution of the heat equation del U by del T is equal to del U by del x square, where U comma T are inside 0 comma 1 cross 0 comma infinity. Your U is lying between 0 and 1. Sorry, it is x. X is in 0 comma 1 and T is open 0 to infinity. They have given certain condition. U at x comma 0 is equal to sin pi x, and U at 0 comma t is equal to U at 1 comma t is 0 for all t positive. So they are asking the nature of the solution. We can find the explicit solution, then we will have the full nature. अगर आपको जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दो मेथड है, या तो आप फॉर्मूला याद रखो, दिस इज द हीट इक्वेशन। अगर आपको हीट इक्वेशन के सारे फॉर्मूले याद हैं, बट इट इज़ डिफिकल्ट इन द एग्जामिनेशन टू अप्लाई फॉर्मूला डायरेक्टली, क्योंकि जब भी आप फॉर्मूले याद करोगे, अगर एक भी पॉइंट की मिस्टेक हुई, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो दिस इज सिंपल हीट इक्वेशन। अज्यूम करते हैं, एंड दिस इज होमोजीनियस। होमोजीनियस के केस में वी कैन अप्लाई द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अज्यूम करते हैं दिस सॉल्यूशन UXT is of the form, say capital X which is a function of X into capital T which is a function of T. That means we can separate our variable. अगर ये इसका solution हुआ, so it will satisfy this as well as this boundary condition and initial condition. चलिए, अगर ये इसको satisfy करेगा, इसको partial derivate करते हैं with respect to T. I will be having capital X T dash is equal to T capital X capital double dash X. Now we have x double dash upon x is equal to t dash upon t. This is my x variable, this is my t variable, and both quantities are same and both are of different variable. So this must be equal to some constant, say lambda. So it will give me two equations, x double dash minus lambda x is equal to 0, as well as t dash minus lambda t is equal to 0. I will have this one. Now observe one thing, they have given u at x comma 0 is sin pi x. अगर आप u at x comma 0 लिखोगे, so it will capital X in the variable x t at value 0, so it is equal to sin pi x. It is a function of sin pi x, so t0 will be some fixed quantity, so it will not be sin pi x. So this, from here I have to observe for which value of lambda I can have the term of sin. अगर आप लैम्डा को 0 लोगे तो x आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा तो कभी इस टाइप का सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अगर लैम्डा आपने पॉजिटिव लिया तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन बनेंगे, दैट विल नॉट बी ऑफ द टर्म sin pi x. तो यू हैव टू टेक योर लैम्डा टू बी नेगेटिव. सो दिस कंडीशन विल फोर्स मी दिस लैम्डा मस्ट बी ऑफ द फॉर्म माइनस के k स्क्वायर, वेयर k इज सम नॉन जीरो रियल नंबर. यू कैन नॉट टेक दिस k टू बी 0. अगर k 0 हो गया तो लैम्डा 0 हो जाएगा, लैम्डा 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी. सो दिस लैम्डा विल बी दिस. So from here my x solution will be, say, c1 cos kx plus c2 sin kx, and t solution will be, now t dash minus lambda t is equal to 0. This is the most general form of the first order first degree linear differential equation. So the solution will be some, say, c3 e power minus e power lambda t, but lambda की वैल्यू माइनस के k स्क्वायर, सो माइनस के k स्क्वायर t. दिस विल बी द t. नाउ आई हैव द सॉल्यूशन. मैं ये चीज़ें रफ कर देता हूँ, आप ये नोट कर लीजिए. I got solution uxt to be c1 cos kx plus c2 sin kx into c3 e power minus of k square t. If I multiply this constant to this term and this term, so I will get new constant here.
अगर मैं इन दोनों को रिमूव कर दूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सॉरी अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट यहाँ मर्ज हो जाएगा और इन कांस्टेंट की वैल्यू आप इन कंडीशन से निकाल सकते हैं, तो इट विल नॉट इफेक्ट अवर solution. Now they have given u at 0 comma t. It will be basically x at 0, t at t. This is 0. This is the product of one constant term and one function of t. क्या ये function of t कभी 0 होगा? This is happening for every t. अगर ये 0 हो गया तो आपका u आइडेंटिकली 0 हो जाएगा, अगर u आइडेंटिकली 0 हो गया तो इस कंडीशन को कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा. So this will force x at 0 will be 0. इट विल फोर्स, अगर आप x एट 0 लोगे दिस इज माई x, अगर ये 0 पर 0 है तो दिस टर्म इज वैनिशिंग, हियर आई विल बी गेटिंग c1 टाइम्स 1, c1 टाइम्स इज इक्वल टू 0, सो c1 विल बी 0. अगर c1 0 हुआ सो अवर सॉल्यूशन uxt विल बी ऑफ द फॉर्म c2 sin kx e पावर माइनस k स्क्वायर t. नाउ u at 1 comma t is also 0. So u at 1 comma t, which is same as x at 1 t at t is equal to 0. Now product of these two quantities is 0. This will imply this x1 has to be 0. Otherwise if t at t is 0, then I will be getting uxt is equal to identically 0 solution which will not satisfy my condition. So it will force me again x at 1 it will be 0. अगर x at 1 पर 0 है, now this c1 is already 0, so I will be getting c2 times sin k at 1 is equal to 0. Now if I choose my c2 to be 0, अगर c2 0 हो गया तो c1 0 है, c2 0 है, तो आपका फंक्शन 0 हो जाएगा. So your u is going to be identically 0. So for non-trivial solution I have to pick sin k to be 0. This will force me k is equal to n pi for every n belonging to z star. That means you cannot take your n to be 0. अगर n 0 हुआ your k is going to be 0. अगर k 0 हो गया, that case we have discussed, अगर k 0 हुआ तो lambda 0 हो जाएगा, which is not possible. So your n must be member of z star. Now I have got my solution. So for different values of k I will get different solution. So I writing c2, I am replacing c2 with cn. So my solution will be say cn साइन k की जगह nx e की पावर माइनस k, सॉरी n की n पाई x माइनस के n स्क्वायर पाई स्क्वायर t. दिस विल बी माई रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. बट इफ आई पुट different n, I will be getting different solution. So for that condition I will take summation n is running from 1 to infinity. This is by principle of superposition. So I can add every solution so that I get the required solution. So this is by principle of superposition. So this is my required solution. Now they have given the value of u at point x comma 0. So u at x comma 0 is equal to sin pi x, which is same as summation I is running from 1 to infinity cn sin pi x e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी at point 0. Now to solve this problem we have two methods. One is by integration method, which is also known as the Fourier series, and one is by the comparison method. तो अगर आप कंपेयर करोगे so your c1 value will be 1 and cn will be 0 for every n is not equal to 1. This is happening. The c1 is 0 by comparison method. Here I should have written sin n pi x. अगर आपने n की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी ली तो कभी भी आपके पास यहाँ पर इक्वल टू में sin pi x नहीं बनेगा, और भी टर्म आपके पास बनेंगे. तो आप सारे के सारे cn की वैल्यू 0 ले लो तभी ये पॉसिबल है, अदर देन n इज इक्वल टू 1. अगर और cn को 1 लोगे तब ये कंडीशन आपकी हमेशा होल्ड होगी. तो दिस इज कंपेरिजन मेथड. एंड अनदर मेथड इज बाय इंटीग्रेशन. आपके पास जो लेंथ गिवन है x is lying between 0 and 1, and use one thing, sin pi x, sin 2 pi x, sin 3 pi x all are orthogonal to each other with respect to the integral inner product. तो इंटीग्रल इनर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ये हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं. तो अब यहाँ पे इस पूरे में sin pi x से मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट कर दो 0 to 1. तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 के लिए डिफाइन करो और n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन करो. तो बिकॉज ऑफ द ऑर्थोगोनैलिटी ऑल टर्म आर गोइंग टू बी 0 अदर देन n इज इक्वल टू 1. So you will be having only cn integration 0 to 1 sin pi x dx, and यहाँ पर भी
आपके पास आएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन पाई एक्स का होल स्क्वायर dx। तो आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग cn वैल्यू इज 1, c1 वैल्यू इज 1 एंड रेस्ट आर 0। नाउ आवर फाइनल सॉल्यूशन इज uxt इज इक्वल टू c1 की वैल्यू 1 है, अदरवाइज सारे के सारे cn 0 है अदर देन n इज इक्वल टू 1। सो सॉल्यूशन इज साइन पाई एक्स ई पावर माइनस n की वैल्यू 1 पुट करेंगे पाई स्क्वायर t। दिस इज आवर required solution. Now we have solution, we have full analysis. Option A, there exists xt in 0 1 cross 0 infinity such that uxt is 0। क्या ये कभी 0 होगा? साइन फंक्शन कब 0 होगा? जब आपके पास n पाई के मल्टीपल बनेंगे, तो उसके लिए आपको x की वैल्यू कोई ना कोई इंटीजर लेना पड़ेगा, बट 0,1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आता, तो ये फंक्शन नॉन जीरो है एंड एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज नॉन जीरो फंक्शन। सो ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू। ऑप्शन बी, देयर एग्जिस्ट xt सच दैट ut xt इज 0। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t पार्शियली, तो आपके पास आएगा माइनस के पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स माइनस के पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स ई की पावर माइनस के पाई स्क्वायर टी, बट दैट इज अगेन नॉन जीरो बिकॉज t आपका नॉन जीरो है और x आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। सो अगेन दिस कंडीशन कैन नॉट हैपन। ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल, बी इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन सी, द फंक्शन et uxt is bounded for xt belongs to 0,1 क्रॉस 0, infinity। अगर आप इस पूरे में e की पावर t से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा, e की पावर माइनस पाई स्क्वायर t प्लस के t। चलिए ये सब नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी को वेरीफाई करते हैं। e की पावर t uxt, so it will be sin pi x e की पावर t minus pi square t, which is same as sin pi x e power t is common out 1 minus pi square, and obviously this is a bounded function because your sin pi x is bounded and this is bounded because this 1 minus pi square is a negative quantity. So you can plot the graph of, this is a graph of exponential function e power minus x। 1 second, माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज ग्राफ ऑफ e पावर माइनस एक्स एंड दिस इज ग्राफ ऑफ e पावर x। नाउ ऑब्जर्व दिस ग्राफ, since your t is a positive quantity, so this overall is a e power some negative quantity। आप t को कितना भी लार्ज कर लो तो e की पावर नेगेटिव आएगा। अगर e की पावर नेगेटिव है तो जो आपका ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ देख रहे हो आप, ये जो सॉल्यूशन है ये हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। दिस पॉइंट इज 1, ये ऑब्जर्व कर सकते हो आप। दिस क्वांटिटी इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, सो e पावर x नेगेटिव साइड में 0 और 1 के बीच में बाउंडेड होता है। सो दिस क्वांटिटी इज बाउंडेड, दिस इज बाउंडेड एंड प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड क्वांटिटी इज बाउंडेड। Option C will be the correct one. And as C is true, so D is false. In D, it is saying that there exists some xt such that uxt is bigger than 1, but this is less than or equal to 1 and this quantity is less than or equal to 1, so it cannot exceed 1. So option D is not possible. Question number 3. This is based on Lagrange characteristic equation. The general solution of the equation x plus y zzx plus x minus y zzy is equal to x square plus y square is. So what is the general solution of this? So इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए Lagrange's इक्वेशन यूज करते हैं। So we have dx upon x plus y z dy upon x minus y times z and dz upon x square plus y square। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, x dx और प्लस y dy माइनस z dz, क्या ये क्वांटिटी 0 होगी?
अगर आप इस पूरे में x से मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ देख लेते हैं, सो एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस इसमें y से मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर और माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर। अगर ये क्वांटिटी आप देखो, सो दिस क्वांटिटी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट वी विल बी हैविंग दिस टर्म एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। सो फॉर better, if I make this to be negative, I will be getting, अगर मैं इसको नेगेटिव करूं, so I will be getting this term is negative, this term will be negative, और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So I just replace with negative, so x time this plus minus y time this plus z minus z time this, so I will be having x square z plus x y z minus x y z and plus y square z, and this is z x square minus z x square and minus z y square. So here we are getting 0, so this is equal to 0. Now I can integrate this. This is the total derivative of, say, x square minus y square by 2 minus z square by 2 is equal to some constant say c1. So x square minus y square minus z square is equal to some constant say c. Replace 2c1 with c. So this is one of the required function in the solution. चलिए कुछ और कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो मैं इसमें अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ y dx प्लस x dy माइनस z dz, तो अगर आप यहाँ y से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आएगा yx z, और यहाँ पर आपने x से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का xy z, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप y से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो y स्क्वायर z, और यहाँ पर आपके y स्क्वायर अवेलेबल है तो आपने लास्ट में माइनस z से कराया, तो प्लस के y स्क्वायर z एंड माइनस के y स्क्वायर z, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कराया x से, तो x स्क्वायर z, यहाँ पर के माइनस के z x स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड एक्स वाई जेड ऑलरेडी यहाँ से कैंसिल आउट हो चुका है, सो इट विल गिव मी 0। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट अनदर सॉल्यूशन। इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, दिस इज नथिंग बट द टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, क्योंकि x को रोकोगे तो y का करोगे dy प्लस y को रोकोगे x का करोगे तो dx। सो दिस इज एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट से c1 और से c3। सो 2xy माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c4। सो वी हैव टू आर्बिट्री functions 2xy minus z square and x square minus y square minus z square is equal to c. So our general solution will be f of c1 comma c2, which is same as f of x square minus y square minus z square 2xy minus z square is equal to 0. This is our general solution. So if you observe, option B will be the correct. In option B they have written z square minus 2xy. So I can replace my c4 with negative c4. I will be getting z square minus 2xy. Now the question, why the other are not general solution? If you observe properly, the option A is saying f of x square plus y square plus z square comma z square minus xy. If this is the general solution, so all the option can be generated by this, or all the solution can be generated by this. Now we have seen this is one of the general solution, but you cannot generate x square minus y square minus z square comma 2xy minus z square from the option A. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इन दोनों का यूज़ करके आप इस टाइप के फंक्शन हमेशा सारे के सारे आर्बिट्री फंक्शन नहीं बना सकते. दैट इज वाई ए इज नॉट द जनरल सॉल्यूशन. सेम explanation for option C and option D. A, C, D cannot be general solution. By using A, C, D you cannot generate the option B, and this is general solution because we have found this. So option B will be the correct. Question number 4. This is based on Laplace equation.
ऑन द रेक्टेंगल एंड विद द डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन। बट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आपके बिना याद करे भी हो जाएंगे। लेट यू बी द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज 0 वेयर एक्स कॉमा वाई इनसाइड 0 कॉमा पाई क्रॉस 0 कॉमा पाई। तो आपकी इंटीरियर रीजन में ये इक्वेशन डिफाइन है, बाउंड्री पे आपको कंडीशन गिवन है u 0 कॉमा वाई इज u एट पाई कॉमा वाई इज 0 फॉर ऑल y is running from 0 to pi. u at x comma 0 is 0, u at x comma pi sin 2x when x is lying between 0 to pi. आप चाहे तो उसको ग्राफिकल तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, बट उसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है। They have defined a rectangle or it will be a square because it is 0 comma pi cross 0 comma pi. So it is basically n square. This is point 0 comma 0, pi comma 0, pi comma pi, 0 comma pi. They have given u at 0 comma y, where y you can vary from 0 to pi. So fix your x to be 0. अगर x 0 है तो यहाँ पर होगा, तो इस बाउंड्री पर जो पूरी वैल्यू है वो 0 है। Then fix your x to be pi and vary your y. So on this boundary the value is 0. Fix your y to be 0 and vary your x. तो यहाँ पर आपका 0 है। Then fix your y to be pi and vary your x. Then in this line or in this boundary the value is sin 2x. So this is the graphical meaning of this problem, and this is called the Dirichlet problem on the rectangle for Laplace equation. For finding this, अगर आपको फॉर्मूले याद है वहाँ से कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले याद नहीं है, so we have the method for homogeneous problem. अगर आपकी प्रॉब्लम homogeneous है, so we can assume the solution uxt, you can separate the solution, so uxt can be written as some function of x, this is y, into some function of small y, that is we have separated the variable in the x and y. Now this is the solution, so that it will satisfy this equation as well as the given conditions. इसको यहाँ पुट करेंगे, so I will be getting x double dash y plus y double dash x is 0. It will give me x double dash x is equal to minus y double dash upon y. Now this is my variable x, this is my variable y, so both are same. It will imply this must be equal to some lambda because it is in the different variable, it is in the different variable. So both quantity must be equal to some constant. Now we have two equation, x double dash minus lambda x is equal to 0 and y double dash plus lambda y is 0. Both are simple ordinary differential equation of order 2 with constant coefficient, and both are homogeneous, so both are easy to solve. Now we have to choose our lambda according to the given condition. They have given u at x comma pi is equal to sin 2x, यानी कि आपका इस बाउंड्री पर फंक्शन sin 2x है, तो आपको लैम्डा ऐसा पिक करना है कि जो x सॉल्यूशन है वो आपका sin 2x की फॉर्मेट का आना चाहिए। तो जो आपके सॉल्यूशन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक तब बनेंगे when lambda is strictly negative. अगर लैम्डा 0 हुआ then it will be a straight line. स्ट्रेट लाइन में कभी भी इस टाइप की कंडीशन नहीं आएंगी। अगर लैम्डा नेगेटिव हुआ, सॉरी अगर लैम्डा पॉजिटिव हुआ, सो x विल बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल हुआ तो भी कभी ये इनिशियल कंडीशन नहीं बन पाएगी, सॉरी बाउंड्री कंडीशन नहीं बन पाएगी। और अगर लैम्डा नेगेटिव है देन इट इज़ पॉसिबल। सो दिस कंडीशन विल फोर्स मी टू टेक माई लैम्डा टू बी नेगेटिव. दैट मीन्स आई कैन चूज माई लैम्डा टू बी सम माइनस के स्क्वायर वेयर के इज सम नॉन जीरो रियल नंबर. So from here I can write the solution. This x will be c1 cos kx plus c2 sin kx, and my y will be c1 e power minus kx plus or say c3 c4 e power plus ky. So this is my x and y. Now I have this uxy, I can make use of this boundary condition and initial condition, then I will get the explicit solution. Now अब ये सारी चीज़ें लिखिए, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको.
our solution is u at x comma y is equal to c1 cos kx plus c2 sin kx into c3 e power ky plus c4 e power minus ky. This is my solution. Now I have given u at 0 comma y is equal to, this will be x at 0, y at point y, this is 0. This is the product of two quantity and product of two quantity is going to be 0. So it will force me, this x at 0 must be 0 because it cannot be 0. अगर y आपका इस पर 0 हुआ तो आपका जो u है वो आइडेंटिकली 0 बन जाएगा. अगर u आइडेंटिकली 0 हो गया तो आपके पास इस टाइप की कंडीशन कभी भी नहीं बनेंगी. So this will force me that this constant has to be 0. अगर x आपका 0 पर 0 है, this is my x, ये 0 पर 0 है, so this condition will give me c1 is 0. Now I have u at pi comma y is also 0, which is same as x at pi comma y in the variable y is 0. Again this is a product of two quantity which is 0, so this will force me x at pi will be 0 unless your u will be identically 0. If you take this to be 0, your u will be identically 0 and you will not have this condition. So x at pi will be 0, it will give me c2 sin k pi is 0. It will force me choose your k to be n, where n is non-zero integer. This is because if you choose c2 to be 0, अगर c2 0 हुआ, c1 is already 0, so your x is going to be identically 0. अगर x identically 0 हो गया तो your uxt is going to be identically 0, which will not give me this boundary condition. So my k is equal to n, then our solution will be u at x comma y. I can call this c2 in the term of n, so it will be cn sin nx c3 e power k की जगह n, ny plus c4 e की power minus ny. This is my required solution. Now I will use this condition. u at x comma 0 पर value 0 given है. u at x comma 0. So this function is vanishing for every x if you choose your y to be 0. That means this y at 0 has to be 0. Otherwise, if this function is 0, then my u is going to be identically 0, which is not good for these boundary conditions. So it will force me y at 0 will be 0, and y at 0, that means c3 plus c4 is 0. So it will give me c4 to be minus c3. अगर मैं इस c4 को माइनस c3 से रिप्लेस करूँगा, so I will be having minus टाइम c3 here, and अगर मैं यहाँ से c3 कॉमन लेता हूँ and c3 का इस कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूँगा, I will get the new constant. So let me call that constant to be some an. So my final solution is u at x comma y is an sin nx e power ny minus e power minus ny. This is my final solution. Now with the help of principle of superposition, I can take summation n is running from 1 to infinity for the required solution. So this is my required solution. अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो आप एक लाइन में लिख देते, बट ये चीज़ें आपको आनी चाहिए. So this is my solution. Now I need the value of an to find the explicit form or this is my closed form. We have given u at x comma pi is sin 2x. Now आप इन चीज़ों को नोट कीजिए, आगे सॉल्व करते हैं. u at x comma pi is equal to sin 2x, which is same as summation n is running from infinity an sin nx e power, आप y को पाई करोगे, so e power ny minus e power minus n pi.
नाउ अगेन वी हैव टू मेथड टू सॉल्व, वन बाय फोरियर सीरीज और वन बाय कंपैरिजन मेथड। अगर आप कंपेयर करोगे एंड कंपेयरिंग से भी आपको हमेशा सेम आंसर इसलिए मिलता है क्योंकि जो फोरियर सीरीज होती है वो हमेशा यूनिक होती है। तो अब जो फोरियर सीरीज से मिलोगे और जो यहाँ से मिलेगा वो हमेशा सेम होंगे। या फिर आप इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, आप पूरे में sin 2x से मल्टीप्लाई करो और 0 to पाई पे इंटीग्रेट कर दो, तब भी आपके पास an की वैल्यू आ जाएंगी। सो बाय कंपैरिजन योर a2 विल बी देयर ओनली, क्योंकि n की वैल्यू 2 पे करोगे तभी यहाँ sin 2x बनेगा, यहाँ पर अदरवाइज नहीं बनेगा। तो a2 विल बी 1/e⁻² पाई minus e power minus 2 pi for removing this term. So a2 will be this and rest a and r 0. So this is by comparison method. You can also do by integration. इन दोनों में sin 2x से मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट कर दो 0 to 2 पाई पर, एंड यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, n is equal to 2 और n is other than 2. n is other than 2 के लिए हमेशा 0 हो जाएगा क्योंकि sin 2x आपके हर एक sin nx से ऑर्थोगोनल हो जाएगा अगर n की वैल्यू 2 नहीं है तो विद रेस्पेक्ट टू द इंटीग्रल इनर प्रोडक्ट। So this a2 will be this. Now my explicit solution u at point x comma y will be, सिर्फ 2 के लिए लिखना है तो 1/e⁻² पाई minus e power minus 2 पाई e की पावर 2y minus e power minus 2y into sin 2x. This is my explicit solution. Now observe this. This is same as sin 2x. यहाँ पर 2 से डिवाइड लगाओ, यहाँ 2 से डिवाइड लगाओ तो इट विल बी साइन हाइपरबोलिक 2y एंड दिस इज साइन हाइपरबोलिक 2 पाई. दिस इज माई रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ऑप्शंस आर लाइक maximum of u on the whole rectangle is 1. Now observe one thing, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया. मैं ये सारी चीज़ें रिमूव कर दे रहा हूँ for better understanding. We have our solution u at x comma y sin 2x sin 2 sin hyperbolic 2y sin hyperbolic 2 pi. Your y can go till 0 to pi, x can go till 0 to pi. They are asking the maximum of this u. See, this is less than or equal to sin hyperbolic 2y upon sin hyperbolic 2 pi, because sin can be at most 1 and this will be 1 provided your x to be pi by 4. So this will give you 1. So this quantity is lesser than or equal to this quantity. Now we can draw the graph of sin hyperbolic x. First let us write the definition. Sin hyperbolic x e power x minus e power minus x upon 2. This is the definition of sin hyperbolic x. So this is the definition. इसकी वैल्यू अगर आप 0 पर देखोगे तो 0 पर it will be 0 and as x is tending to infinity पर ये टर्म 0 पर जाएगा, ये इन्फिनिटी पर जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा. और कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी यहाँ मैटर नहीं करेगी, वहाँ पर यहाँ पर कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो भी आप निकाल सकते हो डबल डेरिवेट करके. एंड एक्स इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर. माइनस इन्फिनिटी पर अगर देखोगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी विल बी 0 एंड इट विल बिहेव लाइक ई पावर इन्फिनिटी. तो ये आपका इन्फिनिटी पर जाएगा और बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन इट विल गो टू माइनस इन्फिनिटी. तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स. साइन हाइपरबोलिक एक्स इज थ्रू आउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ. So this is throughout increasing. अगर ये increasing है and y can go up to 0 to pi, so this quantity will be bigger than or equal to this quantity. So I can say this is less than or equal to 1. This is happening because sin 2 pi is bigger than or equal to sin hyperbolic 2 pi is bigger than or equal to sin hyperbolic 2y in the rectangle only, but outside the rectangle I cannot say. This may be bigger than sin hyperbolic 2 pi. So this quantity is lesser than or equal to 1 and this is attending value at 1 in the point u at pi by 4 comma pi. अगर आप इस पर निकालोगे तो it will be 1, it will be sin hyperbolic 2 pi, sin hyperbolic 2 pi, it will be 1. So the maximum value is going to be 1. It cannot exceed 1. एंड आपका जो रेक्टेंगल है वो कॉम्पैक्ट है और कॉम्पैक्ट है तो ये हमेशा अपने बाउंड्स को अटेंड करेगा. तो आप सुप्रीमम की जगह मैक्सिमम लिख सकते हो या मैक्सिमम को
नहीं, सुप्रीमम होता तो मैक्सिमम लिख सकते थे। ऑप्शन बी, यू एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज इक्वल टू 1 फॉर सम एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट बिलोंग्स टू ओपन 0 to पाई कॉमा 0 to पाई। ये पॉसिबल नहीं है, इसकी वैल्यू 1 कभी भी आप इंटीरियर पे नहीं निकाल सकते। इसको समझने के दो तरीके हैं। अगर आपने मैक्सिमम प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल कहता है कि अगर मैक्सिमा और मिनिमा जो अटेंड होंगे, कोई भी अगर कोई फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, से डेल यू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू 0। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। जो भी ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको ये जो लेप्लास ऑपरेटर को सेटिस्फाई करते हैं, उन फंक्शन को क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। अगर कोई भी फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और डी आपका कोई भी बाउंडेड डोमेन है और दिस यू इज C2 function in this domain as well as continuous on the boundary। तो ऐसे जो भी फंक्शन होंगे वो हमेशा अपना जो मैक्सिमा होता है वो बाउंड्री पर अटेंड करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रिंसिपल। एंड मिनिमम प्रिंसिपल भी सेम होता है, जो मिनिमम अटेंड करते हैं वो भी हमेशा बाउंड्री पर अटेंड करते हैं। बट अगर आपको ये याद नहीं है स्टेटमेंट इसका, तो इसके बिना भी काम चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा होता है, ठीक है चलिए यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल की बात नहीं करते हैं, बिना उसके समझते हैं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ऐसे फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ऑप्शन बी, यू एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज 1 फॉर सम एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ऑन द इंटीरियर। सी दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी। अगर आप इंटीरियर लोगे, दिस साइन हाइपरबोलिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब ऊपर क्वांटिटी और नीचे क्वांटिटी दोनों सेम होंगी। बट बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंगनेस एंड y कैन नॉट बी 1, y कैन नॉट बी पाई, सो दिस क्वांटिटी कैन नॉट बी 1, सो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 ऑन द इंटीरियर ऑफ द डोमेन। ऑप्शन सी, u at x, y is bigger than -1 for all x, y belongs to 0, pi cross 0, pi। ठीक है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, ये हमेशा बिगर देन -1 रहेगा क्योंकि साइन हाइपरबोलिक 2 पाई की जो साइन हाइपरबोलिक है वो 0 के बाद पॉजिटिव है, सो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। एंड साइन 2x, आप x को वेरी करा सकते हो 0 to पाई में, तो वो ये हमेशा नेगेटिव से बड़ा रहेगा क्योंकि आप जो बाउंड्री है वो इंक्लूड नहीं कर रहे हो। सो दिस इज ऑलवेज भी बिगर देन -1, सो इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी, मिनिमम ऑफ यू एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स कॉमा वाई वेरिंग फ्रॉम 0 to पाई इज बिगर देन -1। क्या ये -1 से बिगर होगा मिनिमम? बट आई एम सेइंग द मिनिमम विल बी एग्जैक्टली -1। अगर आप पॉइंट लो यू एट 3 पाई बाई 4 कॉमा पाई, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी -1, सो दिस u is also is the minimum of u is going to be -1, so option A and C will be correct। एंड अगर पॉसिबल हो सके तो मैक्सिमम प्रिंसिपल और मिनिमम प्रिंसिपल जरूर पढ़ लेना। उसके दो वर्जन है, वीक मिनिमम, स्ट्रॉन्ग मिनिमम, वीक मिनिमम प्रिंसिपल एंड स्ट्रॉन्ग मिनिमम प्रिंसिपल, एंड सेम फॉर मैक्सिमम, वीक मैक्सिमम प्रिंसिपल एंड स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रिंसिपल। तो वो काम के हो सकते हैं, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो सकता है काम के नहीं हो, बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो इंटरव्यूज होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, लेट u बी द सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर u अपॉन डेल t2 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x2। u at x, 0 is f function for all x is in R, so that is infinite length wave equation। This is one of the favorite question of CSR net। वो हमेशा infinite length wave equation पे एक नए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। u ट्रांसपोज ut x, 0
is gx when x is in R. इस क्वेश्चन में बस आपको एक लाइन लिखनी है, बाकी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, आपको एक्सप्लिसिट सॉल्व नहीं करना कभी भी. Where f, g be C2R function, that means twice continuously differentiable over R, and satisfy the following condition: f बराबर g बराबर 0 for x is less than or equal to 0. 0, is less than or equal to is less than fx less than or equal to 1 for all x is bigger than 0. Gx is positive for every x positive, and integral 0 to infinite gx dx is finite. That means this integral is convergent. So they have given these 4 points. Now they are asking the properties of the solution. So we can use the D'Alembert solution of infinite length wave equation. So the solution will be uxt बराबर 1/2 f of x plus ct, but c value is 1, so this is x plus t plus f of x minus t plus 1/2 times c, but c की वैल्यू 1 है, इंटीग्रल x minus t to x plus t g of s ds. So option A, uxt is 0 for all x is less than or equal to 0 and t is bigger than 0. अगर मैंने x को लेस देन और इक्वल टू 0 लिया और t को पॉजिटिव लिया तो क्या ज़रूरी है ये सॉल्यूशन हमेशा 0 बनेगा? ऑप्शन बी पे आते हैं. ऑप्शन ए को आप खुद सोच सकते हो, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उस पर भी अभी आएंगे. u is bounded on r minus 0 to infinity. See, अगर आप 0 to infinity में बात कर रहे हो, your f is lying between 0 and 1, so this value is going to be bounded value, and this is bounded by 1 because this is less than or equal to 1, this is less than or equal to 1, so overall is less than or equal to 2/2, that is 1. And this integral is convergent, that means this is a finite quantity. तो अगर आपने x minus t नेगेटिव लिया या ये पॉजिटिव है, एंड ये आप कितना भी लार्ज लेकर के जाओ, they have given this integral is convergent, so this quantity is always a finite quantity, so your u is always going to be bounded. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज बाउंडेड. ऑप्शन सी, u at x comma t is 0 whenever x plus t is negative. अगर सपोज करो x plus t आपका नेगेटिव हुआ, so we know this x minus t is less than x plus t because your t is positive and this is negative. तो आपका जो ये इंटीग्रल है ये हमेशा नेगेटिव रीजन पे रन करेगा, और ये जो डोमेन है आपका ये हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव डोमेन पे f 0 है, g भी 0 है. तो आप जो इंटीग्रल ले रहे हो नेगेटिव डोमेन में, वहाँ पर g आपका 0 है, f 0, सो फंक्शन इज गोइंग टू बी आइडेंटिकली 0. ऑप्शन बी और सी ये दोनों तो करेक्ट है. ऑप्शन डी, u at x comma t is 0 for some x t satisfying x plus t is bigger than 0. अगर आपने x plus t bigger than 0 लिया तो क्या ज़रूरी है ये u 0 बनेगा? अगर x plus t आपका सपोज करो 0 बन गया तो आपको गिवन है कि दिस g इज पॉजिटिव फॉर ऑल x इज बिगर देन 0. तो यहाँ पर जो आपका g है वो हमेशा नॉन जीरो हो जाएगा, एंड g इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एज वेल एज डिफरेंशिएबल, सो दिस इज रीमान इंटीग्रेबल. अगर ये रीमान इंटीग्रेबल है और पॉजिटिव फंक्शन हुआ तो पॉजिटिव होते ही कुछ ना कुछ एरिया तो लेगा. तो अगर ये कुछ एरिया लेगा, सो दिस u कैन नॉट बी 0 because your f is a non-negative function, g is a positive function on the positive domain, so this u is going to be strictly positive, so u cannot be 0. Option D is not possible. So option B, C true, and option A पे आइए, uxt is 0 for all x is less than or equal to 0 and t is positive. अगर आपने t पॉजिटिव लिया और x को less than or equal to 0 लिया तो क्या ज़रूरी है ये 0 बन जाएगा? आप कुछ ऐसा बनाइए कि x plus t आपका पॉजिटिव बन जाए. x को पिक कर लेते हैं से -1/2, t को पिक कर लेते हैं से 1. In this domain, this x minus t, it will be negative, so this will be 0 because your f is 0 for negative, and f of x plus t, it will be f of 1/2, so it will be less than 1 or bigger than 0, so this will be non-negative quantity, and this g will be a positive quantity. Your g is positive for all x is bigger than 0, so you cannot be vanish, you cannot vanish for this value. तो ज़रूरी नहीं है कि u 0 हो जाए आपका फॉर ऑल x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड t पॉजिटिव. आप जब जब x प्लस t को पॉजिटिव बना लोगे तब तब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट ओनली.